नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे खास कार्यक्रम बड़ा मुद्दा में आपका स्वागत है। हाथरस की बेटी से साथ जो अन्याय हुआ, जो जघन्य अपराध उनके साथ हुआ, उससे पूरा देश गुस्से में है। भारत की एक और बेटी हैवानियत की भेंट चढ़ गई, 4 दरिंदों की दरिंदगी का शिकार हो गई। एक और निर्भया। ऊपर से हमारे सिस्टम ने तो सभी हदें पार कर दी। जिस बहन, जिस बेटी के निष्प्राण शरीर की खातिर उसका परिवार गुहार लगाता रहा, लेकिन रात के अंधेरे में पुलिस ने अंतिम संस्कार कर अपनी नाकामी का एक और सबूत दे दिया। यह कानून की अंधेरगर्दी है या यह अंधेरे में कानून है? यूपी के हाथरस में गैंगरेप का शिकार हुई पीड़िता ने मंगलवार को दम तोड़ दिया। देर रात पुलिस की मौजूदगी में घर वालों की मर्जी से उलट युवती का हाथरस में अंतिम संस्कार कर दिया गया। पीड़िता का शव आधी रात को हाथरस पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने भारी विरोध किया, लेकिन भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया। इस मसले पर यूपी की योगी सरकार की काफी किरकिरी हो रही है और विपक्ष लगातार सवाल दाग रहा है। पीड़िता की मां इंसाफ की खातिर अपना आंचल पसार कर रोती रही। दरिंदगी और गैंगरेप का शिकार हुई युवती 14 सितंबर को अलीगढ़ के जीएन मेडिकल कॉलेज में इलाज उनका हुआ, लेकिन हालत इलाज के दौरान बिगड़ने लगी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया। तब अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि लड़की की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, जिसके चलते लड़की का शरीर लकवे का शिकार हो गया था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर समाज के इस आधे हिस्से की बेकदरी क्यों हो रही है? क्या परिवार को इंसाफ मिलेगा? और सबसे अहम सवाल यह कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि पुलिस को रात के अंधेरे में दरिंदगी का शिकार हुई एक और निर्भया का अंतिम संस्कार करना पड़ा? इन सवालों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस तरह की घटनाएं देश में रोजाना घटित होती हैं। इन घटनाओं से हर इंसान के दिल में एक झटका लगता है, दिमाग सुन्न हो जाता है जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे हजारों की संख्या में मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी 21वीं सदी, जिसका हम दावा कर रहे हैं कि यह हिंदुस्तान की सदी होगी, पूरी दुनिया में इस देश का नाम होगा, दुनिया इस देश को सलाम करेगी। दुनिया इस देश की, जो किसी जमाने में हम सोने की चिड़िया हुआ करते थे, ऐसा माहौल देश में बनेगा। 65% युवाओं के देश में रोजगार का अंबार लगेगा और आने वाले दिनों में पूरा देश हिंदुस्तान की तरफ देखेगा। ऐसी सोच हम रखते हैं और आप भी शायद रखते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या ऐसी घटनाएं जो इस देश में घटित होती हैं रोजाना, उन घटनाओं को देखकर, सोचकर या उनका एहसास कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया हमें किस निगाह से देखेगी? क्या ऐसे घटनाओं पर, ऐसे मामलों पर देश में राजनीतिक बयानबाजियां होती रहेंगी? एक निर्भया, जिसके लिए पूरा देश खड़ा हो गया था, दिल्ली में उस रात को कौन भूल सकता है? और उस परिवार को भी इंसाफ पाने के लिए सालों इंतजार करना पड़ा था। और यह तब हुआ था जब पूरा देश खड़ा हो गया था। क्या इस निर्भया के साथ भी पूरा देश खड़ा होगा, या फिर यह मामला, जो और भी कई प्रकार के मामले होते हैं, उनकी तरह दब जाएगा? पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं। खाकी, जो अक्सर दागदार होती है, कई बार दागदार होती है, और ऐसे घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस की खाकी पर और कई सवाल खड़े हो जाते हैं। तो सिस्टम से हम क्या उम्मीद करें?
क्या यह कहना गलत है कि हमारे सिस्टम का ही यह अंतिम संस्कार हो गया है? जिस सिस्टम से हम उम्मीद लगा के बैठते हैं कि पुलिस के पास जाएंगे, हमारी रिपोर्ट दर्ज करेगा सिस्टम, मामले में आरोपियों को पकड़ेगा, कोर्ट के दरवाजे पर लेकर जाएगा, हमें इंसाफ दिलाएगा। लेकिन इंसाफ दिलाना तो दूर, ऐसे मामलों में डेड बॉडी तक पीड़ित परिवार को नहीं सौंपा जाना बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। और मैं फिर कह रहा हूं, जिस 21वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, क्या वो 21वीं सदी भारत की होगी? और उस 21वीं सदी के भारत को दुनिया इस नज़र से देखेगी जहां पर दुनिया की आधी आबादी के साथ ऐसा बर्ताव होता है। और केवल ये इस तरह के जो मामले होते हैं वो महीने 2 महीने में एक बार नहीं होते, रोजाना सैकड़ों की तादाद में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। और फिर इस प्रकार के मामलों को रंग दे दिया जाता है राजनीति का, रंग दे दिया जाता है वोट बैंक का, रंग दे दिया जाता है जाति पाति धर्म और समुदाय का। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपसे कराऊंगा, फिर इस पूरे मामले को लेकर हम चर्चा करेंगे। जगदेव सिंह यादव हैं, पूर्व सपा मंत्री हैं। जगदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू चौधरी उपाध्यक्ष हैं यूपी राज्य महिला आयोग से। अंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर नीलेश मिश्रा है, नेता भारतीय जनता पार्टी के। नीलेश जी, स्वागत है आपका। अंजू चौधरी जी, पहले आप ही के पास आएंगे। ऐसी घटनाएं केवल एक यूपी के ऊपर सवाल नहीं खड़ा करती हैं, या हाथरस के पुलिस प्रशासन पर सवाल नहीं खड़ा करती हैं, या हिंदुस्तान के सिस्टम पर सवाल नहीं खड़ा करती हैं। ये हर उस इंसान पर सवाल खड़ा करती हैं जो ऐसी मानसिकता का है, जो ऐसी सोच का है, जिसने ये सोच लिया है कि मुझसे बड़ा कानून नहीं है, मैं ही कानून हूँ। जैसा कि यह आधी रात को यूपी में हाथरस में उस बेटी के अंतिम संस्कार के दौरान जो कृत्य देखने को मिला। अंजू चौधरी जी, हाँ बताइए, आप क्या पूछना क्या चाह रहे हैं? मैं यही जानना चाहता हूं आपसे, रात के अंधेरे में क्या इस तरीके से रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार हिंदुस्तान के उस समाज में होता है जहां आज तक ऐसा नहीं हुआ? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन उनके माता पिता को इस बात से सूचित कर दिया गया था कि वो उसके बाद उसकी बॉडी ले आई गई थी गांव में, और उसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। ऐसा नहीं है कि उनके माता पिता के संज्ञान में नहीं था। और क्योंकि दिन में अगर वो करते तो बहुत ज्यादा उसमें भीड़ इकट्ठा होता, और आप जानते हैं तुरंत अराजकता फैल जाती है। वो शायद यही सोच करके रात में जब उसकी बॉडी पहुंची वहाँ, उसके माता पिता को सूचना करके, क्या पुलिस को इस बात का अंदाजा नहीं था कि रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार करने से ज्यादा अराजकता तब फैलेगी जब रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार किया गया? अब आप देख रहे हैं माहौल कैसा है पूरी देश में। उनके पेरेंट्स को बता करके, उनके पेरेंट्स के संज्ञान में उनके पेरेंट्स लगातार एक बात कह रहे हैं, डेड बॉडी मांगते रहे पुलिस से, जबरदस्ती अंतिम संस्कार किया गया। उनके पेरेंट्स लगातार ये कह रहे हैं और हर मीडिया के कैमरे के सामने बात कर रहे हैं। आप कहती है पेरेंट्स से बात की गई थी? हम लोग तो यही संज्ञान में है। आप लोगों को शायद इस बात के बारे में आपने पूरी जानकारी इस पूरे प्रकरण की नहीं ली कि हुआ क्या, और आप चर्चा में बैठी बात करनी आप हमसे? नहीं, हम लोग उनके पेरेंट्स को बताया गया था कि वो उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब कितने बजे किया जाएगा ये नहीं बताया गया होगा। आप तो अंजू चौधरी जी, मुझे एक बात बता दें कि हिंदुस्तान के हिंदू समाज में क्या किसी परिवार में रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार हो सकता है क्या? नहीं होता है। फिर क्यों किया गया? आपका कहना ठीक है। अब प्रशासन ने सोचा होगा कि किसी तरीके सूर्यास्त के बाद नहीं होता है। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। उन लोगों ने रात में जब पहुंचा होगा बॉडी, तो ये सोचा होगा कि इसको हम लोग इसके ऊपर पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रही है, आप यूपी सरकार के सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जो चौधरी जी, सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सिस्टम को इस बात का अंदाजा नहीं कि रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर देते हैं, सुबह पता नहीं क्या हो जाएगा। इसका मतलब ये माने कि यूपी पुलिस, जिसको लेकर लगातार हम कह रहे हैं कि वो लाचार हो चुकी है, ये बात सिद्ध हो जाती है आपकी बातों से? नहीं, लाचार हो चुकी है ऐसी बात नहीं है। देखिए, रेप होने के 15 दिन के बाद उसकी डेथ हुई है, और उसके बाद उसको वहां लेकर के जब आए हैं, उसके गांव में ला करके उसके बाद वो अंतिम संस्कार किया गया है।
अगर ऐसा इरादा होता तो वहीं के वहीं अंतिम संस्कार कर दिए होते। ऐसा तो कोई इरादा उनका था नहीं। अंजू चौधरी जी, आप पुलिस वालों कैसी का। बात कर रही हैं, एक महिला होकर आप ऐसी बात कर रही हैं कि जिस परिवार में उस बच्ची की, उस लड़की की माँ ये गुहार लगा रही है पुलिस से कि मुझे इंसाफ चाहिए। क्या कोई परिवार इंसाफ मिलेगा, उसको हिंदुस्तान इंसाफ के मिलेगा। किसी भी कोने में, एक मिनट अंजू जी, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में क्या कोई परिवार रात के अंधेरे में इस प्रकार की घटना हो जाती है, अंतिम संस्कार कर देता, मामला किस कैसा भी क्यों ना हो? हाँ, होता तो आप, नहीं मैं है जानना ऐसा। चाह रहा हूं, कोई भी ऐसा हाँ, कर सकता है क्या? नहीं, ऐसा होता नहीं है, हिंदुओं में तो नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये मुस्लिम क्यों में होता क्यों है, हुआ? हिंदुओं में नहीं होता है। इससे क्या बात ऐसा लग रहा है कि कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है इस पूरे मामले में? सवाल ये है कि किसी 15 को दिन तक किसी को ट्रीटमेंट उसका बचाने होता रहा। की, किसी को छिपाने छिपाने की की क्या और बात थी? प्रकरण को दबाने की कोशिश हो रही है, ऐसा नहीं लगता नहीं, क्या? 15 दिन तक उस लड़की का ट्रीटमेंट हुआ है, तो उतने दिन में छिपाने और दबाने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। मैं वही तो जानना चाहता हूं। आप कह रही हैं रात के अंधेरे में ऐसा नहीं होता, लेकिन हुआ, नहीं, तो इससे क्या संकेत मिल रहा है? ऐसा पुलिस नहीं, को क्या डर था? अराजकता पुलिस फैल को जाती है, पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर है और ये कहता है कि निर्भया को, निर्भया हाथरस की निर्भया को इंसाफ चाहिए, तब क्या हालात नहीं बिगड़ेंगे? नहीं, नहीं, हालात तो बिगड़ सकता है कभी भी। तो जो आरक्षित लोग होते हैं या जो विरोधी होते हैं या विपक्षी होते हैं, वो तो किसी भी टाइम अच्छा, आप ये कह रहे हैं इस मामले में राजनीति होगी, आप ये कहना चाहते हैं, यानी हर बात पे राजनीति होती है। क्या किसी परिवार में बेटी के साथ गैंगरेप हो जाए और उसके अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में कर दिया जाए तो कोई बोले भी ना? फिर ना बोला बिल्कुल राइट ऑफ फ्रीडम। नीलेश मिश्रा जी, तो फ्रीडम ऑफ क्यों हुआ रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार? क्या बोल रहे भाई साहब? रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार क्यों किया गया सर? देखिए, जैसा कि ये मुद्दा चैनल पे अपने आया है, रेयरेस्ट मुद्दा है, इसलिए ही चैनल पे इस पे बहस हो रही है जी। ये रेयरेस्ट केस है और हमको लगा कि ये रात में क्रिमिनेशन का कोई प्रावधान हमारे हिंदू मैथोलॉजी में तो नहीं है। सबसे पहले उस परिवार के प्रति मेरी संवेदना है और उस गुड़िया के प्रति संवेदना है। वास्तव में ये हमारी मानवता पे गाली है, हमारी सभ्यता पे गाली है इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं। और मैं उस परिवार के साथ खड़ा हूं, उस परिवार के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। और कहीं न कहीं ये अराजकता के अंदेशे में या कोई न्यूसेंस न क्रिएट हो, इस भय के कारण पुलिस कर्मियों ने ऐसा निर्णय लिया। और मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं, लेकिन इस तरह से क्रिमिनेशन का मैं कंडेम करता हूं, मैं आलोचना करता हूं। लेकिन सवाल तो ये ना सर कि आलोचना करने से क्या जो पुलिस इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ने की, अपने खाकी को बचाने की कोशिश करेगी, वजह क्या है वो तो सामने नहीं आ सकती ना? रात के अंधेरे में, रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर देना, ये हिंदुस्तान के हिंदू समाज में तो कई नियम है ही नहीं। दूसरा ये कि आपने कहा कि सिस्टम जो है बहुत ज्यादा हालात बिगड़ सकते थे। रेयरेस्ट केस में अभी मैं आपको बताऊं, अभी कोरोना काल में कोविड से मरे तमाम लोगों का दाह संस्कार रात में करना पड़ा है। उनकी बॉडी को हम लंबे समय तक नहीं रख सकते। क्या वो कोरोना संक्रमित हो गई थी लड़की? वो कोरोना पीड़ित नहीं थी। हाँ? लेकिन उसका जो शारीरिक बता रहे हैं आप कि उसको पैरालाइसिस था, सब था, मेडिकली भी नहीं ठीक ठाक, उसके बॉडी को और खराब होने के लिए रोका जाए लंबे समय तक। ऑलरेडी वो बच्ची 9 दिन पीड़ा में रही, 9 दिन हॉस्पिटल में रही, गंभीर स्थिति में रही और सफदरगंज से लेके एम्स तक सरकार उसके साथ थी। बॉडी लाने के लिए भी परिवार से संपर्क करके सरकार उनके परिवार के साथ ही लाई। और ये कहना, मैं ये नहीं कहता कि वो क्रिमिनेशन सही था, लेकिन ये कहना कि परिवार को जानकारी नहीं थी, मैं आप भी जो रिपोर्ट्स आपके पास होंगी, परिवार निरंतर सरकार के टच में था, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में परिवार लगातार अब भी एक ही बात कह रहा है सर, लगातार एक ही बात कह रहा है कि हमसे बिना इजाजत लिए पुलिस ने ये अंतिम संस्कार किया है। परिवार लगातार एक बात कर रहा है, लेकिन आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, मैं वहां का स्थानीय नेता तो हूं नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उस परिवार के बारे में कोई कमेंट मैं नहीं करना चाहता जो परिवार इतना पीड़ित है, लेकिन कहीं न कहीं संवादहीनता है, तभी वो परिवार ऐसा कर रहा है और वो प्रशासनिक संवादहीनता का ही परिणाम होगा। क्योंकि जो गवर्नमेंट, सर एक चीज बता दूं आपको, ये जो चूक हुई है पुलिस प्रशासन से, परिवार के साथ खड़ी रही नीलेश मिश्रा जी, परिवार के साथ खड़ा होना अलग बात है, लेकिन जो ये चूक हुई है प्रशासन से रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार करना, ये मानकर चलिए
कि इस पूरे मामले में कई सारे ऐसे सबूत मिल जाने थे, कई सारी चीजें ऐसी मिलनी चाहिए थी, वो दब जाएंगे इस पूरे मामले में, ये मानकर चलिए आप। ठीक है पृथ्वीराज जी, प्रशासन के ठीक है। पृथ्वीराज पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़ चुके। पृथ्वीराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और जगदीश जी आपके पास आऊंगा। लेकिन पृथ्वीराज जी, आपको क्या लगता है रात के अंधेरे में ऐसे अंतिम संस्कार करना, ये क्या दिखलाता है सर, क्या दर्शाता है पृथ्वीराज जी? ये तो इसका तो बड़ा छोटा सा जवाब है कि एक बहुत ही घृणित कृत्य उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है, और मैं इसमें मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मैं इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को भी कटघरे में खड़ा करूं, कि ये इस प्रकार का ये बहुत ही हास्यास्पद लग रहा है। हमारे बहन जी बैठी हैं, जो चौधरी जी हैं, डॉक्टर नीलेश मिश्रा जी हैं, तो दलितों के जब वोट लेने होते हैं, इनको बीजेपी को या कांग्रेस को या किसी भी अन्य राजनीतिक पार्टी को, तो हम हिंदू हैं, और वैसे जब हमें लात मारनी है, जब हम पर उत्पीड़न करना है, छुआछूत करना है, हमारे बच्चों को स्कूलों में अलग बिठाना है, हमारे बच्चों के पानी पीने का घड़ा 70 साल के बाद भी अलग रखना है, किस युग तो में फिर जी हम रहे हैं और कहाँ का उदाहरण है? तो जमाना गया। अरे सुन ले सर, आप जमाना गया, सुन लेना सर, आप आपकी बात सबने सुनी है, आपकी बात सबने सुनी। विश्वास आप सुने ना, आप मिश्रा जी, मैं आपको आंकड़े बता दूंगा, छोड़ दो आप उस बात, मेरे पास सब आंकड़े हैं, आप उसको रहने दीजिए, मेरे पास सारे आंकड़े हैं, मैं आंकड़े बता दूंगा आपको एक एक चीज के, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें। तो ये जो रात को इसका दाह संस्कार किया है हमारी बहन मनीषा का, जो हम चाहेंगे नाम ना उजागर हो पृथ्वीराज जी, हम चाहेंगे कि नाम किसी तरीके से हम नहीं चाहते किसी का नाम सामने आए। आप हाथरस के निर्भया इसको बोल सकते हैं जी। हाँ, हाथरस की निर्भया का जो रात को जो अंतिम संस्कार इन्होंने किया है छुप छुपाते, ये बहुत ही घृणित कृत्य है, इसका मैं पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूँ। और ये निर्भया कांड आज से 7-8 साल पहले हुआ था, उसके बाद 13,500 ऐसे मुकदमे हो चुके हैं पूरे देश के अंदर, और कभी कभी ये जैसे मनीषा का केस है और केस है उजागर हो जाते हैं, फिर कुछ दिन डिबेट चलती है, फिर लोग भूल जाते हैं। हमारे देश की आपराधिक न्याय प्रणाली का क्या होगा? हमारे देश की आपराधिक न्याय प्रणाली जो सड़ गल चुकी है, जो जर्जर हो चुकी है, जिसके बारे में ना तो कांग्रेस पार्टी को फिक्र है, जिसके बारे में ना बीजेपी को फिक्र है, ना किसी और को फिक्र है। बिहार के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहां पर 7,000 केसेस जो हैं दलित उत्पीड़न के हर वर्ष होते हैं, वहां पर भी 3% जो है इसकी कन्विक्शन रेट है। इस आपराधिक न्याय प्रणाली को, हमारे देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को विश्व स्तरीय बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार या कोई अन्य सरकार क्या कदम उठा रही है? कोई कदम नहीं उठा रही है, सिर्फ डिबेट करते हैं, सिर्फ भाषण देते हैं, और फिर जो गरीब लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी समाज के हों, चाहे दलित हों, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, उसके विक्टिम होते रहते हैं इस सड़े गले सिस्टम के। लेकिन इस सिस्टम को कोई सुधारने की कोशिश नहीं करता है। 30 साल से तो हम भी संघर्ष कर रहे हैं पुलिस में रहकर, और कितनी डिबेट हुई, कितने सेमिनार हुए, कितनी रिकमेंडेशन है, नेशनल पुलिस कमीशन की रिकमेंडेशन है, वो आज तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुई? सुप्रीम कोर्ट की 7 पॉइंट की गाइडलाइंस हैं, वो आज तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुई? इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है, और ये हमाम में सभी राजनेता, सभी लोग नंगे हैं। गुंडों के साथ जो लोग कन्विक्टेड हैं, उनके साथ गठबंधन करके सरकारें बनाई जाती हैं। तो हम क्या उम्मीद करें इस सिस्टम से? एक आम नागरिक क्या उम्मीद करे इस सिस्टम से कि ये जो राजनीतिक पार्टी? ठीक है डीजीपी साहब, आऊंगा आपके पास। जो थी पृथ्वीराज जी, पूछूंगा आपसे कि ऐसे लोगों को सजा मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन उस सजा में भी कई झोल होंगे, क्योंकि एक सवाल मैं बता दूं कि बाबरी मस्जिद मामले में 32 लोगों को आज सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया, यानी ऐसे मामले में जो राजनीति से जुड़ा हुआ पूरा मसला था उसमें 32 साल लग जाते हैं। तो इस पूरे मामले में कितना वक्त लगेगा पीड़ित परिवार को इंसाफ पाने में, जबकि इन लोगों की तो कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि भी नहीं है? जगत सिंह यादव जी, जगदेव जी। पूर्व मंत्री देखिए, एक ये दूसरा निर्भया कांड हुआ हाथरस में, उस बच्ची को जिस तरह से उसकी जीभ भी काटी, उसका खुद का बयान है। 4 दरिंदों ने उसके साथ किया, जो पकड़े भी गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये पैदा होता है कि प्रशासन और शासन सरकारों ने सबक नहीं सीखा।
निर्भया कांड से उत्तर प्रदेश की सरकार जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री को, तब मुख्यमंत्री संज्ञान ले रहे हैं। ये पुलिस कर क्या रही है? और 2 बजे रात में हमारा सनातन धर्म हिंदू धर्म है, हम सूर्यास्त के बाद किसी की हिंसा किया नहीं करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश लगातार हो रहा है। एक पुष्पेन कांड हुआ था झांसी में, उसका भी रात ने किया जबरदस्ती परिवार वाले को मना करने के बाद भी। कितने उत्तर प्रदेश में इन्होंने बनाया था एंटी रोमियो, उसका क्या हुआ? ये संकल्प पत्र का क्या हुआ? योगी सरकार का ये फेल्योर है। ये प्रशासनिक क्षमता दर्शाता है कि सरकार की क्या प्रशासनिक क्षमता है, मुख्यमंत्री की क्या प्रशासनिक क्षमता है कि लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, हमारी कन्याओं महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। और जो हमारी सरकार थी, मैं भी सरकार में मंत्री, तब तो कह रहे साहब ये अखिलेश सरकार, ये गुंडा राज, अब कौन सा राम राज आ गया है? मैं तो कह रहा हूँ इस समय पूरा शासन प्रशासन फेल है। IAS IPS अधिकारी इनकी सुनते नहीं है, और जो अधिकारी इसके जिम्मेदार है पूरे प्रशासन के खिलाफ अविलंब कार्रवाई होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। 2-2 बजे रात में टेंशन होता है और सरकार कर क्या रही है? और आज देख लीजिए घोषित इमरजेंसी है। हमारे जब विपक्षी कहीं कार्यक्रम करने जाते हैं, विरोध करने जाते हैं, उनको घर में छेड़ लिया जाता है, घर से निकलने नहीं दिया जाता। अभी हमारे नरेश उत्तम को घर से निकलने दिया, हमारे भी मोहन निकलने नहीं दिया। ये लोकतंत्र की व्यवस्था की गद्दियार जो गांधी जी ने हथियार दिया है आंदोलन का, वो भी निकलने दे रहे हैं। ऐसी तानाशाह सरकार, ऐसी जालिम सरकार शायद कभी भी आई हो। ये समय लोग देख रहे हैं, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है और ये कुछ भी नहीं हो रहा है। ये फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश का है। हमने अखिलेश सरकार में 10 दिन चलाया था, 100 दिन चलाया था, कहाँ गई वो? मिश्रा जी, और सारे व्यवसाय की ध्यान में लोग याद कर रहे हैं। चलिए, ये बात दुर्भाग्यपूर्ण है। अंजू चौधरी जी, सजा मिलनी चाहिए पुलिस कर्मियों को। चौधरी जी, और अखिलेश सरकार की सरकार को तो सबक देने की बर्खास्त होनी चाहिए। अंजू चौधरी जी, के बस का नहीं है। महिला आयोग चल रही है, जो महिलाओं की जनता ठोक रही है, जनता पुलिस को ठोक रही है। जगदेव जी, कानपुर में 8 पुलिस वाले मारे गए। ठीक है, अब अभी संजीत यादव कांड हुआ, मैं सवाल पूछ, तमाम मामले यहाँ हो चुके हैं। थोड़ी आवाज कम। और कुलदीप सेंगर में क्या हुआ? सुरक्षा दे दी उसको, कंगना को, और बेचारी चिल्लाती ने क्यों नहीं किया? इतने बड़े दरिंदे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है, ये सिर्फ दिखावा हो रहा है। महिला आयोग की बड़ी जिम्मेदारी है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि महिलाओं की आवाज कम कर दें। तब जनता राहत महसूस करेगी। अंजू चौधरी जी, महिला आयोग के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि देश में, समाज में महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, उस उत्पीड़न से उन्हें बचाया जाए। लेकिन एक मिनट, लेकिन आज नहीं हो रहा है। मैं एक मिनट, एक सरकार ऐसी थी जिसने कहा कि बच्चों से गलती हो जाती है, उनको माफ कर दिया जाए। जब निर्भया कांड हुआ था तो सरकार के सबसे बड़े, जो उस सरकार जमाने के सरकार थे, उनके सबसे बड़े नेताजी ने यही कहा था कि बच्चों से गलती हो जाती है, उनको माफ कर दिया जाए। तो विधायकों से भी गलती होती है मैम, विधायकों से भी गलती हो जाती है। एक मिनट अंजू चौधरी जी, ठीक है, ये सवाल करते रहते हैं, मैं बोल लेता हूँ उनको, ठीक है। अंजू चौधरी जी, अंजू चौधरी जी, विधायकों से भी गलती हो जाती है क्या? विधायकों से भी गलती हो जाती है क्या? हम तो कह रहे हैं कि मैं जानना चाहता हूँ आपसे। राजनीति, यहाँ पर राजनीति बनाने की जरूरत नहीं है। मैं वही तो जानना चाह रहा था आपसे, क्या विधायकों से भी गलती हो जाती है? आप तो जानते हैं, आप तो जानते हैं ना, सेंगर प्रकरण को भूल गए क्या आप लोग? मेन प्रकरण हमारा कुलदीप सिंह सेंगर का प्रकरण भूल गए क्या आप लोग? आप बहुत पीछे जा रहे हैं, उससे पहले कई पड़ाव और भी है। मैं ये जानना चाह रहा था कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करें। महिला आयोग कहाँ चला गया यूपी का? महिलाएं सुरक्षित कैसे महसूस करें अपने आप को? जगदेव जी, एक मिनट, डीजीपी को लेटर लिख के भेजा है और महिला आयोग ने एक मिनट जगदेव जी, कार्रवाई किया है, कार्रवाई करने की मांग की है। और सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस को परिवार से कब मिलेंगे आप लोग? महिला आयोग परिवार से कब मिलेगा? परिवार से मिलने जाएंगे। कब जाएंगे आप लोग? की जो सदस्य होंगी जाएंगी। कब जाएंगे आप लोग? हाँ, ऐसा है, ये बहुत बड़ा मामला है। इस बड़े मामले में महिला आयोग का पक्ष क्या, ये जानना चाहते हैं हम, देश जानना चाहता है। महिला आयोग इस पर कार्रवाई कर रहा है
और सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि हमारे सीएम साहब ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है, जैसा कि आपने बताया और सब कोई को मालूम है कि एसआईटी उन्हें गठित कर दिया, जिसमें एक दलित और एक महिला अधिकारी को रखा है, सिर्फ इसलिए कि महिलाओं को न्याय मिल सके। और महिला का मामला है, महिलाओं का डिस्कशन होना चाहिए, यहाँ पर राजनीति नहीं मिलाना है। माँ बेटी हमारे पूरे देश की, उनको सुरक्षित हम कैसे करें, इस पर हम सोचें। और नीलेश जात मिश्रा पात जी, और धर्म और राजनीति, चलिए इन देखते सब हैं महिला चीजों आयोग से की महिला ऊपर उठना आयोग पड़ेगा। महिला आयोग इन सब से परिवार ऊपर को उठना परिवार पड़ेगा। के लिए क्या करता है, महिला सरकार आयोग अपने स्तर पर करती है। महिला ठीक है। आयोग अपना कार्य नीलेश कर मिश्रा रहा जी, है। नीलेश मिश्रा जी, एनकाउंटर कर रही थी योगी सरकार अपराधियों का, गुंडों का, चोरों का, उचक्कों का। डर तो नहीं नजर आ रहा कहीं? नहीं, देखिए, जहां तक सवाल है, अभी सपा के लोगों ने कहा, सपा के नेताजी ने कहा, जिनके माथे पे खुद बदायूं रेप कांड का दाग है, जिनके माथे पे मुजफ्फरपुर दंगा, मथुरा का रामवृक्ष कांड, दादरी कांड, पत्रकार जोगेंद्र सिंह को जिंदा जलाने का कांड सजा हुआ है, वो लोग कानून व्यवस्था की तो बात कर तुलना रहे करेंगे आप सपा की बीजेपी की? हैं। मैं तुलना नहीं कर रहा, तुलना करेंगे लेकिन आप? चुप बोले तो बोले, चलनी बोले, मैंने जिसमें तो सिर्फ आपसे सवाल पूछा सर, मैंने आपसे सवाल अभी पूछा। जो बीजेपी की आप गवर्नमेंट लोग है, कह रहे योगी थे सरकार है, एंटी रोमियो स्क्वाड का एक गठन मिनट, आपने किया, दरिंदों देखिए, को, आरोपियों ऐसा नहीं, को एनकाउंटर बड़ा करके मारा जा प्रदेश रहा है, था, ठाए बड़ा ठाए पुलिस प्रदेश कर रही है, थी। कभी भी पुलिस डोर टू लेकिन वो डोर डर घर कहाँ है में सर? पुलिस काम वो नहीं डर करती, कहाँ है? वो लेकिन डर नजर अपराध आता है के आपको? बाद, अपराध होने नीलेश के मिश्रा बाद जी, वो आप डर ये आपको नजर बताइए, आता है? अगर हमारे ऐसे उत्तर प्रदेश, अगर ऐसे सरकार मामले गिरफ्तारी घटित नहीं होंगे तो करवाती, आपको लगता है कि डर कायम हो गया ऐसे लोगों में, सिस्टम का सम्मान लोग करने ये लगे कहीं न कहीं, और जिन ये लोगों का डर होना प्रशासनिक, चाहिए वो रात के अंधेरे में ऐसे कांड कर देते हैं सर। देखिए, ये लेकिन सिर्फ प्रशासनिक अक्षमता का, कांड बलात्कार को कहा जाएगा नहीं है, प्रश्न है हमारे सामाजिक मूल्यों के गिरने का और हमारी सभ्यता के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है। कहीं न कहीं बच्चों को उचित संस्कार देना होगा, समाज का वातावरण भी बदलना होगा। अभी फिल्म इंडस्ट्री का आपने देखा, नशे में पूरी इंडस्ट्री है, खराब फिल्में दिखाना, तो एक प्रशासनिक व्यवस्था को कसने के साथ हमारी सामाजिक और सांस्कारिक व्यवस्था को भी दुरुस्त करना पड़ेगा। सरकार के साथ पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा कि हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ, जो निर्भया के साथ हुआ, बहुत पीड़ा हो रही है। इस मुद्दे पे हम बहस कर रहे हैं, लेकिन क्या गुजरा होगा सर, थोड़ा पुलिस को भी पढ़ाना होगा। नीलेश मिश्रा जी, आपने कई सारे बातें बताई, संस्कारवान, पुलिस को भी पढ़ाना होगा कि पुलिस को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। हुआ है, जो भी पुलिसकर्मी इसमें दोषी होंगे उसके ऊपर निश्चित कार्रवाई होगी। योगी सरकार आईपीएस के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करा के गिरफ्तार कर रही है, जो आईपीएस घूसखोरी में पकड़े जा रहे हैं उनको निलंबित कर रही है, अधिकारियों को बर्खास्त कर रही है। तो जो पहले से आदत पड़ा हुआ है भ्रष्टाचार का, लगता है आपको कि कार्रवाई होगी ऐसे मामलों में? हमारे उत्तर प्रदेश उन लोगों पर कार्रवाई होगी जिन लोगों ने ऐसा क्या किया, सिस्टम का ही अंतिम संस्कार कर दिया गया, अंधेरे में ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी? पृथ्वीराज जी, विकास दुबे के मामले में था, कोई भी बलात्कारियों के विरुद्ध भी होगा, ऐसा है कि सजा मिलेगी और ठीक है नीलेश आप ही का चैनल चलाएगा। पृथ्वीराज जी, ट्रायल कोर्ट चला, फास्ट ट्रैक कोर्ट में शीघ्र इनको ऐसा है कि जो इस पूरे प्रकरण के बारे में जो भी सूचनाएं हमारे पास आ रही हैं, उसके आधार पर तो ये नहीं कहा जा सकता कि इन चारों बलात्कारियों को न्यायालय में सजा मिल पाएगी, क्योंकि एक पुलिस की भूमिका पे एक संदेह की सुई जो है वो अटकी हुई है। किस प्रकार उन्होंने एफआईआर दर्ज करने में देरी करी, किस प्रकार अन्वेषण में कुछ तथ्य जो है वो जानबूझकर छुपाए गए, कुछ लूप होल छोड़ दिए गए और अब इसका अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में करना, कि ये सारी प्रकरण जो है पुलिस की भूमिका पर थोड़ा संदेह तो व्यक्त करता है। इससे हमें लगता है कि इन बलात्कारियों को न्यायालय में सजा मिलना थोड़ा मुश्किल है। और ऐसे इनकी जो कन्विक्शन रेट, हम अगर कन्विक्शन रेट ही देख लें तो कन्विक्शन रेट जो है, आप चुप रहिए ना, थोड़ा चुप रहिए प्लीज, सुने प्लीज हमें अपनी बात करने दीजिए। बाकी लोग, हम आपकी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप चुप रहिए प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आंकड़े हैं वो भी 5 से 7% की जो कन्विक्शन रेट है वो दिखाते हैं हमारे देश के अंदर ऐसे मुकदमों में। और अभी नीलेश मिश्रा जी संस्कृति की बात कर रहे थे, हिंदू संस्कृति की बात कर रहे थे, तो हमारी संस्कृति पे तो हमें गर्व है, बहुत गर्व है हमारी हिंदू संस्कृति पे। हमारी अभी 2 दलित, एक बच्चा और एक बच्ची मध्य प्रदेश में शौचालय न होने के कारण खुले में शौच करने चले गए, उनको डंडों से पीट कर मार दिया। ये हमारी संस्कृति है। मध्य प्रदेश के ही 92% स्कूलों में आज भी ये चाइल्ड राइट्स ऑब्जर्वेटरी की रिपोर्ट है
कि दलित बच्चों के पानी पीने का घड़ा अलग है और जो स्वर्ण बच्चे हैं उनके पानी पीने का घड़ा अलग है। दलित बच्चे अच्छा नाम नहीं रख सकते। दलित बच्चों को यदि उनके घड़े से पानी समाप्त हो जाता है तो अपने घर में जाकर ही वो पानी पीना पड़ता है, उनको प्यासा रहना पड़ता है। तो हमें तो बड़ा गर्व है इस संस्कृति पे। इस संस्कृति पे हमें दलितों को बहुत गर्व है, अछूतों को बहुत गर्व है इस संस्कृति पे। की बेटी कहते हैं, भारत की बेटी कहते हैं, मिश्रा जी आप दलित की बेटी कहते हैं, दलित के साथ अत्याचार होता है। ये विभेद तब खत्म होगा जब समाज के हर बेटी को भारत का बेटी माना जाएगा और हर बेटे को भारत का बेटा माना जाएगा। राजनीतिक दलों का ये एजेंडा है कि उसको दल में बदलना। आप एक जाति का जिलाध्यक्ष बनाते हो, आप एक जाति का काम करते हो। भारतीय जनता पार्टी ने देश के राष्ट्रपति को दलित समाज से बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने देश का प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री सवर्ण समाज से दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरह सामाजिक मूल्यों का रक्षा करने वाला पूरे देश में नहीं है। एक दल है जो सिर्फ गांधी परिवार का दल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं रोकना चाहूंगा आप लोगों को, वक्त मुझे ज्यादा इजाजत नहीं देता, लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम में कई सवालों को जन्म दिया है और उन सवालों का जवाब देश चाहता है। पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हुए, उन सवालों का जवाब देश चाहता है। शुक्रिया जगदेव सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े। नीलेश प्रसाद जी आपका शुक्रिया, अंजू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पृथ्वीराज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास और नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर राजनीति करने का आरोप सरकार के कुछ नेताओं की तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन क्या ऐसे मसलों पर कोई नेता बोलेगा, वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, वो राजनीति हो जाएगी। और रात के अंधेरे में इस पूरे घटनाक्रम में आपने देखा कि कितने पेंच आए, कितने मोड़ आए और उस लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया जिसके साथ दरिंदगी हुई। परिवार ये मांग करता रहा कि हमें डेड बॉडी चाहिए, लेकिन सरकार का, पुलिस का ये कहना है कि हमने उनकी मर्जी से ऐसा किया। क्या हमारे सनातन संस्कारों में ऐसा लिखा है कि कोई परिवार इस बात की इजाजत दे देगा कि रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर देना चाहिए? अगला सवाल ये कि परिवार के ऊपर अब संकट आ गया है, परिवार को इंसाफ चाहिए। उस इंसाफ के लिए कितने दिन परिवार को इंतजार करना पड़ेगा, बहुत बड़ा सवाल है। और जो एसआईटी गठित की गई अपनी रिपोर्ट क्या देती है, ये भी बड़ा सवाल है। और जब तक इस पूरे मामले में कुछ साफ नहीं हो जाता, ये कहना बहुत मुश्किल है कि इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना आसान है। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।